हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द कंप्लीट पाइथन सीरीज फॉर डेटा साइंस। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया लेक्चर, जहां पे हम काफी सारी चीजों को लर्न करके अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और केवल इतना ही नहीं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे होंगे उसको कोड्स लिख के इम्प्लीमेंट करेंगे और प्रैक्टिकल चीजों में उसका क्या कुछ एप्लीकेशन है, इसको भी आज हम समझेंगे आज की क्लास में। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास शुरू करने के पहले जहां हम बात कर रहे होंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में। जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो कोड का जो फ्लो होता है, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जहां पे हमें उसे कंट्रोल करना होता है, जहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, इफ स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं, क्या कुछ हमें उसके लिए कोड लिखना होता है, क्या कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे होंगे। आज की क्लास में सब कुछ बहुत डिटेल में हम लोग लर्न कर रहे होंगे। बट उसके पहले जरूरी है आज की क्लास का नोट्स। तो सबसे पहले मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो इसके लिए आपको सिंपल सा द आई स्किल की वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे जाके लिखेंगे theiskill.com। तो आपको यहाँ पे द आई स्किल की जो वेबसाइट है वो सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में एक्सप्लोर कोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। हम जाके क्लिक करेंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ पे कई कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहां पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल कैटेगरीज करके, यहाँ पे हियर यू कैन सी। तो यहाँ पे हम जाएंगे और ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्री कैटेगरी का कोर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्री कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्री कैटेगरी के हमारे पास कोर्सेज दिखने लग गए, जिसमें से हमें जाना है फ्री डेटा साइंस कोर्स में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्री डेटा साइंस कोर्स का। हम इस कोर्स को जाके ओपन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ इस कोर्स को ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड ब्रोशर का और एनरोल नाउ का। तो आप यहाँ से ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप होगा हमारे लिए एनरोल नाउ का। तो हम यहाँ जाएंगे, एनरोल नाउ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप द स्किल की वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आई स्किल की वेबसाइट में फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ अब हमें बेसिक अपनी डिटेल्स डालना है, जैसे आपके नाम का फर्स्ट नेम, देन आफ्टर यू हैव टू राइट योर लास्ट नेम। इसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग द ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। सो आई एम राइटिंग हियर द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक कर सकते हैं। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर जेंडर। और इसके बाद हमें फाइनली यहाँ पे रजिस्टर की बटन दिखेगी, यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप होगा ओटीपी वेरिफिकेशन का। तो हम यहाँ चेकआउट कर लेते हैं ओटीपी। और हियर वी हैव गॉट द ओटीपी ऑल्सो। तो हम यहाँ जाके ओटीपी डाल देंगे। सो आई एम राइटिंग हियर द ओटीपी। ऑल राइट, इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे ही आपका ओटीपी यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ। आप जो चाहे वो अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एंड हियर वी आर क्रिएटिंग द पासवर्ड। अब ये फाइनल हमारा स्टेप सारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा आपका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम जाएंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ जाके हम यहाँ पे फ्री कोर्स जो है इसमें हम एनरोल करेंगे। तो एक्सप्लोर कोर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे वापस फ्री कैटेगरी में जा रही हूँ और हमें डेटा साइंस के इस फ्री कोर्स में जाके एनरोल करना है। तो मैं यहाँ पे जो डेटा साइंस वाला कोर्स है इसमें मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अब मैंने वापस से इसको ओपन किया। अब मैं प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एनरोल नाउ का। हियर यू गाइस कैन सी, हियर वी आर हैविंग द ऑप्शन फॉर एनरोल नाउ। तो अब यहाँ जाके हम लोग एनरोल नाउ करते हैं। अब इसके बाद इस कोर्स को पढ़ने के लिए कंप्लीटली फ्री है, कुछ भी आपको अमाउंट नहीं देना है, 0 रुपीज है। अब इसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको एनरोल नाउ का यहाँ पे एक बटन दिखेगा, नीचे स्क्रॉल करना है, एनरोल नाउ की बटन पे जाके सिंपली क्लिक करना है। बहुत आसान सा प्रोसेस है ये। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल कर लेंगे, अभी हमारा कोई प्रीमियम कोर्स नहीं इसलिए यहाँ खाली दिखा रहा है। फ्री कोर्स में हम जैसे ही जाएंगे हमें यहाँ पे दिखा देगा हमारे फ्री कोर्स में कि हमने फ्री डेटा साइंस का जो कोर्स है इस पे एनरोल किया हुआ है। अब इसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं, स्टार्ट कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इस कोर्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो शो होने लगेगी।
सो लेट्स जस्ट ओपन द कोर्स। अब ये कोर्स हमारा ओपन हो चुका है और हम यहाँ देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग का ऑलरेडी यहाँ पे लेक्चर्स डला हुआ है निशांत भैया का। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पाइथन फॉर डेटा साइंस आपको यहाँ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ लेक्चर है, यहाँ पे सारा वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड देखें तो यहाँ पे आपको नोट्स का भी यहाँ पे सारे के सारे जो भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी, कभी नोट्स होंगे, कभी डेटा सेट होगा, कभी कुछ और फाइल्स होंगी, तो वो सारा भी आपको यहाँ पे मिलते जाएगा। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं क्लास आज की। और आज की क्लास में हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होता है इसका इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे आज की इस लेक्चर नंबर 7 पे। लेकिन एक चीज और कि बहुत सारे आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं तो लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी हद तक तैयारी कर रखी है। किसी ने, कोई कहता है कि मैंने पाइथन कंप्लीट कर लिया है, कोई कहता है मेरा मशीन लर्निंग भी हो चुका है। तो अब बाकी लोगों को जो जरूरत होती है वो यही होती है कि हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ पे जो जॉब की ओपनिंग्स अभी स्टार्ट है, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट जैसे रोल्स के लिए, राइट। तो बहुत सारे ऐसे अच्छे लर्नर्स भी होते हैं जो काफ़ी सारी स्किल्स जो हैं ऑलरेडी सीख के रख लिए होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिए होते हैं और वो खोजते रहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे उन्हें हेल्प हो पाए, जहाँ पे वो अप्लाई करना शुरू कर पाएँ। तो ऐसे सारी चीज़ों के लिए मैं सोच रही हूँ कि एक नया इनिशिएटिव और स्टार्ट करना चाहिए हमें। तो ये जितने भी कंपनीज़ हैं, क्योंकि आईस्केल भी काफ़ी कंपनीज़ के साथ में कनेक्टेड है, तो जो भी कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट की हायरिंग है, तो आई एम जस्ट लाइक प्लानिंग टू डू दैट। आप लोग बताइएगा कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना जो भी कंपनीज़ होती हैं, उसके बारे में आप लोगों को डायरेक्टली पता चलते जाए। जो भी कंपनीज़ में रिक्वायरमेंट्स आते जाएगी, उसे मैं इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज़ होते हैं या फिर जो बायो होता है, वहाँ पे हम बैक टू बैक अपडेट करते जाएँगे कि ये कंपनीज़ हैं। तो अगर आप लोग अप्लाई भी करना चाहते हैं, क्योंकि एट लास्ट इतनी पढ़ाई इसलिए कोई भी करता है कि उसको फाइनली जो अपॉर्च्युनिटी है, वो फाइनल तरीके से मिल पाए। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है, तो इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर दी जाएगी। तो आप लोग द आई स्किल डॉट फाउंडर्स नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा और निशांत भैया का, जहाँ पे हम दोनों भाई बहन के साथ आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है, मैं सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बैक टू बैक यही एक क्वेश्चन आता है कि अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता नहीं चलता, कैसे हम बताएं। तो ये एक चीज़ मैं करने का सोच रही हूँ कि जहाँ पे भी लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको इंस्टाग्राम के थ्रू द आईस्किल डॉट फाउंडर्स पे जाके आप कनेक्ट हो जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा इस पेज को। तो वहाँ पे भी मैं सोच रही हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इतना पढ़ाई इसीलिए कर रहे हो कि एट लास्ट एक दिन क्रैक करना है इंटरव्यू, और जब तक अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता नहीं चलता, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मुझे बताना कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आई एम प्लानिंग टू डू दैट। बहुत सारे लोगों का जवाब मुझ तक आया है कि ये करना चाहिए। आप लोग भी, जो लोग लर्नर्स ये देख रहे हैं, मुझे बताइएगा। उस हिसाब से मैं, जो इंस्टाग्राम का हमारा हैंडल है द स्किल डॉट फाउंडर्स, वहाँ पे मैं और निशान दिया बैक टू बैक रेगुलरली ये भी पोस्ट कर देंगे आप लोगों के लिए। ऑलराइट, तो अब आते हैं फाइनली हमारी जो आज की क्लास है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में आज हम लोग इन डेप्थ में लर्न करेंगे। अब नाम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, कंट्रोल और फ्लो, राइट। हम लोग बोलते हैं ना बात बात में, अरे फ्लो में बह गया था, राइट। फ्लो क्या होता है किसी चीज का, कि एक तरीका, किस तरीके से प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ रहा है। वाटर फ्लो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से पानी जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो फ्लो एक बेसिकली चीज होता है, एक स्पीकिंग का फ्लो होता है कि उसकी फ्लुएंसी अच्छी है, वो बहुत अच्छे फ्लो में इंग्लिश बोलता है, राइट। दूसरा चीज होता है कंट्रोल। तो देखो, जहां पे भी ये वर्ड आता है ना, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, कंट्रोल और दूसरा वर्ड है फ्लो। तो देखो, अगर एक पानी भी जो है बहुत तेजी से अगर बहता है, तो हम लोग वहां पे क्या बनाते हैं, डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। तो कोई भी चीज का जब भी फ्लो होता है, तो उस फ्लो को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। हम लोग बोलते हैं ना, भाई इतना मत बोल, कंट्रोल कर ले थोड़ा सा, राइट। तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी जगह जहाँ पे भी फ्लो होता है। वैसे ही क्या होता है कोडिंग की भाषा में, जब भी आपको एक प्रोग्राम लिखते हैं, राइट, लेट्स सपोज आपने एक 1500 लाइंस का आपने कोड लिखा, ये बहुत बड़ा सा आपने प्रोग्राम लिखा है। अब इसमें भी आपको कहीं ना कहीं प्रोग्राम को, इसके फ्लो को कंट्रोल करना पड़ेगा। और इस चीज को, इस कंट्रोल करने के लिए जो हमको मदद करता है पाइथन में, उसको बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। बाद में मैं डेफिनेशन बताऊंगी, अभी मैं आपको आसान भाषा में समझा रही हूँ। तो अब जब ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होता है,
तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है जब आप कंपनी में जाओगे एज़ अ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट अगर वर्क करोगे, तो बहुत बार जब बहुत बड़ा डेटा आपके पास रहेगा, तो बार-बार आपको कंट्रोल करना पड़ेगा उसमें जो भी आप कोड लिखेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। लेट्स सपोज़ मान लीजिए बहुत सारी आजकल ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं, राइट? मैं अमेज़न का एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। तो अमेज़न पे क्या हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट आता है, राइट? लेट्स सपोज़ मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट कंसिडर कर रही हूँ, आईफ़ोन के बहुत आप लोग शौकीन रहते हैं, आईफ़ोन, ठीक है? तो अब ये जो आईफ़ोन है आपका प्रोडक्ट, इसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों ने, जैसे लेट्स सपोज़ मान लो आईफ़ोन 15 लॉन्च हुआ, ठीक है? तो कितने लोगों ने इस पे नेगेटिव फीडबैक दिया है, कितने लोगों ने इस पे पॉज़िटिव फीडबैक दिया है और कितने लोग ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल फीडबैक दे रहे हैं इस आईफ़ोन, इस नए प्रोडक्ट के बारे में। तो अब जितने भी कस्टमर होते हैं, आप लोग जब वेबसाइट में जाते हैं अमेज़न की, तो यहाँ पे हम लोगों को एक रिव्यूज़ का कॉलम दिखता है, जिसमें 5 स्टार रेटिंग दोगे, 2 स्टार दोगे, ये सब कुछ लिखा होता है। अब इस रिव्यूज़ में मल्टीपल लोगों का रिव्यू यहाँ पे डला हुआ है, राइट? ये रिव्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे मल्टीपल लाखों लोगों का रिव्यू यहाँ पे डला है। अब आप एक एज़ अ लेट्स सपोज़ डेटा साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये चेक आउट करना है कि आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप रिव्यूज़ में जाओगे, आप एक ऐसा कोड लिखोगे जो रिव्यूज़ को जा-जा के पढ़ेगा। अब कोई भी चीज़ जब पॉज़िटिव होती है, हम लोग तारीफ़ करते हैं, तो क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं? ग्रेट, ब्रिलिएंट, राइट? कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, नाइस। और जब हम लोग किसी चीज़ की बुराई करते हैं, जो अच्छा नहीं होता है, जैसे इट्स अ वेरी बैड फीचर, पुअर क्वालिटी, राइट? ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ये वर्ड्स अब मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी, मैं रिव्यू नंबर 1 के पास सबसे पहले जाऊँगी। इसमें मैं सर्च करूँगी कि ऐसे कोई वर्ड्स दिख रहे हैं क्या? अगर ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं, लेट्स सपोज़ मान लो मेरे को रिव्यू 1 में लिखा हुआ मिल गया ग्रेट, राइट? तो अब ये ग्रेट वर्ड मेरे को यहाँ पे मिल गया, तो इसका मतलब ये सेंटिमेंट कहीं न कहीं पॉज़िटिव हो सकता है। एक-एक बार मैं जाऊँगी और एक-एक चीज़ को यहाँ पे चेक करूँगी। तो मेरे थोड़े शब्दों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं बोल रही हूँ, अगर किसी भी रिव्यू में शब्द ग्रेट लिखा हुआ मिले, अगर की मैं बात कर रही हूँ, राइट? अगर मिला तो। अगर ग्रेट वर्ड मिला तो वो पॉजिटिव होगा, अगर बैड वर्ड मिला तो नेगेटिव होगा, राइट? अगर वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हिंदी का। तो अब मैं क्या करूँगी, एक बार मैं गई, यहाँ पे मेरे को ग्रेट मिल गया, अगले वाले में मान लो रिव्यू 2 में नहीं मिला, 3 में नहीं मिला, 4th वाले में मेरे को नाइस लिखा हुआ मिल गया, ठीक है? तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब मेरे को एक-एक रिव्यू को जाके चेक करना होगा, तो मैं इसको क्या करूँगी, अपने प्रोग्राम को इस तरीके से फ्लो करूँगी कि मेरे को बार-बार कोड ना लिखना पड़े, बार-बार मेरा यहाँ पे लूप जो है वो चलता रहे और मैं एक-एक को के पास जाके उसको चेक करते रहूँ। तो कई बार हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती है, जैसे यहाँ पे एक कंडीशन है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अब मैंने आपको कंडीशन दे दी। तो ऐसे जब भी हमारे पास सिनेरियो आता है, तो हम लोगों को जो कोड होता है उसके फ्लो को एडजस्ट करना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है? अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इन पाइथन आर इंस्ट्रक्शंस दैट डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच द कोड इज एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस और लूप्स। कोई भी कंडीशन और लूप के ऊपर में आपका जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है वो एक इंस्ट्रक्शंस की तरह होता है, जो आपको ये बताता है कि कहाँ पे कोड को रोकना है। देखो, कोई भी चीज़ शुरू हो जाती है ना, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे उसको स्टॉप करना है, ठीक है? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे किसी चीज़ को स्टॉप करना है, कहाँ पे किसी चीज़ को पॉज़ करना है और कहाँ पे किसी चीज़ को शुरू करना है, राइट? तो जब भी आप कोड लिखोगे, आपको पता होना चाहिए कि किस जगह आपको रोकना है, कहाँ पे आपको कोड को थोड़ा पॉज़ करना है, मतलब ब्रेक करना है, कहाँ पे आपको कोड को स्टार्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें कि आपको कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है पूरे के पूरे प्रोग्राम को, ये चीज़ कहलाती है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। अब पाइथन में अगर हम लोग बात करें कंट्रोल फ्लो की, तो 3 तरीके से होता है। पहली चीज़, हर टाइम कंडीशन आ जाती है, जीवन में ही देख लो कितने सारे कंडीशंस आ जाते हैं, राइट? अगर तू पास होगा ना तो तेरे को ये अच्छी चीज़ दिलाएँगे, राइट? अगर तू फेल हो गया ना तो फिर तू डाँट खाने तैयार रहना, राइट? बहुत सारे एक्स-वाई-ज़ेड कंडीशंस आते हैं। ट्रांसफर स्टेटमेंट्स, कई बार हम लोग बोलते हैं, जैसा मैंने आपको बोला, कोई चीज़ जब शुरू होती है तो कहाँ पे उसको रोकना है वो भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे उसको ब्रेक करना है, कहाँ पे कंटिन्यू करना है और कहाँ पे पास करना है। इटरेटिव स्टेटमेंट्स कि बार-बार कोई काम आपको कराना है, लूप में कराना है, तो उसको बोलते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स। तो ये 3 तरीके के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, ट्रांसफर स्टेटमेंट और इटरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है? आज की क्लास में जो मैं आपको कवर कराने वाली हूँ, वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में हम लोग समझेंगे।
कई बार ऐसी कंडीशन होती है, जैसे अभी मैंने आपको एक कंडीशन दी थी, अगर वर्ड पॉजिटिव अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्या होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्या होगा। तो इफ एल्स, ठीक है, ये होते हैं बेसिकली हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ट्रांसफर स्टेटमेंट्स और इटरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में भी पढ़ाऊंगी, तो हर चीज कवर होगा, घबराने वाली बात नहीं है। आज की क्लास जो है इसमें मेन फोकस हमारा रहेगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में, ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट अलाउ अ प्रोग्राम टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत ही घर का जो डेली लाइफ एग्जाम्पल्स होता है वो अगर दे दूं, तो आप लोग भी शॉपिंग करने या कभी घर का कुछ राशन लेने मम्मी भेजती होगी तो जाते होगे, राइट। तो लेट्स सपोज इफ मम्मी इज सेइंग कि अच्छा एक काम करना, अगर चना दाल नहीं मिल रहा है ना तो उड़द दाल ले आना। आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जाम्पल गाइज, ठीक है। अगर ये ना मिले तो वो ले आना, ठीक है। तो हम लोग हमेशा कंडीशंस देते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं हुई ना तो वो कर लेना, राइट। तो अगर क्या है ये, तो यही कंडीशन जो होती है इफ, यानी कि अगर अगर ये नहीं हुआ तो क्या, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं एल्स, राइट। ये होता है बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ऐसी चीजें जब आपके पास भी, जब आप रियल वर्ल्ड में कोड करोगे, आपके पास में भी ऐसी बहुत सारी सिनेरियोज आएंगे जहां पे कंडीशन या तो सच होगी या तो गलत होगी। अगर सच है ना तो ये होगा, अगर नहीं है ना तो ये होगा, राइट। हम लोग लाइफ में भी यही चीजें होती है, अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, राइट। तो कंडीशन से भरे हुए हैं हम लोग, और हम लोग एज अ डेटा साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम ही तो सॉल्व कर रहे हैं ना, तो वहां पे भी आपको कंडीशंस आएगी। तो अब ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये तीन तरीके के होते हैं बेसिकली। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल हियर। सो कंडीशनल, पहली कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है इसको कहा जाता है इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, राइट। लेट्स सपोज अगर मैं बोल रही हूँ आपको, आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं बोल रही हूँ अगर तूने ना एग्जाम में 80% मार्क्स लाए तभी तेरे को साइकिल मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो इफ कंडीशन है, अगर, अब क्या हो सकता है, या तो बच्चे के एग्जाम में 80% आ सकते हैं या तो नहीं आ सकते हैं, राइट। अगर ये होता है तो तेरे को साइकिल मिलेगी, अगर ये नहीं होता है तो नथिंग, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, राइट। तो इस टाइप की जो कंडीशंस होती है जहां पे आपको एक कंडीशन, अब अगर आपकी ये वाली कंडीशन सही हो गई तभी आपका जो कोड है वो आगे की लाइन में मूव करेगा। ये बेसिकली कहलाता है इफ स्टेटमेंट। देखो अभी मैं सिर्फ थ्योरी समझा रही हूँ, जब कोड करके दिखाऊंगी तो और अच्छे से समझ आएगा। अभी एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है उसको अंडरस्टैंड कर लो। विद इन 5 मिनट्स मैं कोड करके दिखा रही हूँ। उसके बाद आता है एल्स स्टेटमेंट। देखो अगर, जैसे मैं अभी बोल रही थी ना इफ, कि अगर तूने 80% मार्क्स लाए तब तो अच्छा है, नहीं लाए तो फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर 80% आया, अगर ये कंडीशन सही हुई तो इफ, अगर नहीं हुआ तो क्या, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं एल्स। तो इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन अलाउज यू टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड। अगर कंडीशन ट्रू है, इफ वाली ट्रू है तो ये वर्क कर जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो इफ कंडीशन लिखा है, अगर इफ कंडीशन सही हो गई तो जो भी चीज इफ कंडीशन के अंदर लिखी है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो जो भी चीज एल्स कंडीशन के अंदर लिखी है वो फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, राइट। तो ये यहाँ पे कहलाता है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इसके बाद में एक चीज और आती है इफ एल्स स्टेटमेंट। ये क्या होता है, तो देखो क्या होता था ना, अगर एक बार में मैं बहुत बार ऐसे लिख दूं, ये एलिफ वर्ड कहाँ से आया, इफ, एलिफ और एल्स। तो क्या होगा, ये हुआ इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स। तो ऐसे आप बहुत बार अगर इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स लिखते हैं तो इसी चीज को जोड़ के एक वर्ड बना दिया गया इफ। ये तो इफ का इफ लिया गया और एल्स का ईल लिया गया और इसको मिला के बना दिया गया वर्ड एलिफ। तो देखो कई बार हमारे पास ऐसे सिनेरियोज आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मैं 3 एग्जाम्पल लेके दिखा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले, अगर आपकी एज 18 साल है ना, तो आप 18 साल से ज़्यादा है तो ही आप वोट दे सकते हैं। तो इफ, अगर आपकी एज जो है 18 साल से ज़्यादा है तो आप वोट दे सकते हो। अगर 18 साल से नहीं है ज़्यादा तो क्या करें? छोटे हैं तो क्या करें? तो एल्स स्टेटमेंट आ जाएगा। अब जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, हम उसको बोल रहे हैं कि अगर तू 70% से ज़्यादा लाया ना, तो तेरे को साइकिल दिलाएँगे, ठीक है? अगर तू 60% से ज़्यादा लाया ना,
तो तेरे को लेट्स सपोज मान लो एक टॉय दिलाएंगे। अगर तू 50% से ज्यादा लाया ना, तो लेट्स सपोज तेरे को चॉकलेट दिलाएंगे। और तू इतने से अगर कुछ भी, अगर तू 50% 40% अगर लेके आया ना, तो फिर भूल ही जाना, घर ही मत आना, राइट। तो ऐसा अगर सिनेरियो है, तो अब इस केस में आप क्या करेंगे, अगर अब देखो कितनी कंडीशन आ गई, अगर 70% से ज्यादा लाया तो साइकिल, अगर 60% से ज्यादा लाया और 70 से कम लाया तो टॉय, अगर 50 से ज्यादा लाया और 60 से कम लाया तो चॉकलेट, और 40 के बाद अगर 40 से 50% के बीच कुछ भी लाया तो कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, ठीक है। तो अब पहली कंडीशन आ गई इफ। अब अगली कंडीशन जो आ गई आपकी कि यहाँ पे 3-4 कंडीशंस जब एक साथ आ गई, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एलिफ का। इफ, एलिफ, एलिफ और फिर यहाँ पे आ जाएगा एल्स, ठीक है। इसको मैं भी कोड करके दिखाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये होता है बेसिकली इफ, एलिफ, एल्स कंडीशन, जिसको हम लोग पाइथन में क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के हिसाब से हम लोग बोलते हैं। तो अब फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए जुपिटर नोटबुक में चलते हैं, एक एक कोड लिखेंगे। और हाँ, आज की क्लास में अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, तो पूरा पेशेंस के साथ में क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। लेट्स मूव इनटू द जुपिटर नोटबुक। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। आज हम लोग कर रहे हैं लेक्चर 7, और लेक्चर 7 में हम लोग कर रहे हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। देखो ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, ये वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है ना, क्योंकि जब आप कितने भी बड़े डेटा साइंटिस्ट बन जाओ, जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे इंडस्ट्री के अंदर में, ऐसी बहुत सारी कंडीशनल चीजें आएंगी जहाँ पे आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स तो हमेशा ही यूज आएगा आपके पास, तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझना। ये ऐसे फाउंडेशनल टॉपिक है ना पाइथन के, एक बार अगर अच्छे से मजबूत हो गए तो आगे तक बहुत अच्छे से आपको काम आएगा। ये ठीक वैसा जैसे मैथ्स में आपको प्लस माइनस आता है, तो उस जीवन भर आज तक आपको यूज आ रहा है, तो ठीक वैसे ही कोडिंग में ऐसी बहुत सारी कंडीशनल चीजें आएंगी जो आपको लंबे समय तक यूज करना है। अब यहाँ पे पहली चीज जो हम लोग समझते हैं वो समझते हैं इफ स्टेटमेंट को। तो देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे एक नंबर है मेरे पास 20। अब मेरे को ये चेक करना है कि जो नंबर 20 है वो 10 से बड़ा है या नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगी ये जो नंबर 20 है क्या ये 10 से बड़ा है, ठीक है। इफ, तो मैं ये यहाँ पे कंडीशन आ गई, क्या ये नंबर 20 10 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ 20 अगर 10 से बड़ा है तो आपको प्रिंट करवाना है क्या, 20 इज ग्रेटर देन 10। तो आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे इसको, तो सबसे पहले बेसिक सा प्रोग्राम लिख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास एक नंबर है, इसको मैं आई नाम के वेरिएबल के अंदर लिख देती हूँ। मेरे पास नंबर है 20। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि ये जो मेरा नंबर आई है, मतलब आई के अंदर वैल्यू तो 20 है। इफ आई इज ग्रेटर देन 10, अगर आई ग्रेटर देन 10 होगा, तो जब भी हम लोग इफ कंडीशन लिखते हैं तो आप सबसे पहले इफ लिखेंगे, उसके बाद जो भी कंडीशन है, अभी हमारे इस केस में कंडीशन क्या है, आई इज ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन हमने लिख दी। इसके बाद आपको यहाँ पे कोलन का जो सिंबल होता है ये आपको यहाँ पे लगाना होता है। तो मैंने कोलन का सिंबल लगाया, अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगी। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो अब ये कहाँ पे आ गए आप, मैंने ये लिखा कोलन, अब मैं देखो एंटर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, जो मेरा कर्सर है वो यहाँ पे आ गया, राइट। इसका मतलब ये जो इफ नाम का ब्लॉक है इसके अंदर अब मैं आ चुकी हूँ। तो अब मैं जैसे ही इफ के अंदर आ चुकी हूँ, मेरा कर्सर अब यहाँ पे आ चुका है। तो अब अगर 20 अगर 10 से बड़ा होगा तो मेरे को ये प्रिंट करवाना है 20 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। इतना मैं कोड पहले लिख के रन कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया 20 इज ग्रेटर देन 10। अब पहले ना कोड का थोड़ा सा फ्लो समझो। सबसे पहले एक आई नाम का वेरिएबल था, इसके अंदर एक नंबर था 20, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कोड की अगली लाइन में आए, तो अगली लाइन में क्या मिला, इफ कंडीशन। इफ आई की वैल्यू क्या है 20, उसके बाद ग्रेटर सिंबल है 10। तो क्या यहाँ पे 20 10 से बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई ट्रू। हाँ जी, ये कंडीशन एकदम सही है, आपका जो 20 है वो 10 से बड़ा है। तो कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई तो हम लोग क्या हुआ, इफ वाले जो ब्लॉक है इसके अंदर आ गए। जैसे ही इसके अंदर है तो क्या लिखा हुआ है 20 इज ग्रेटर देन 10, और ये वाला यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर अब सवाल ये आता है कि मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो क्या होता, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे इस इफ ब्लॉक के बाद में मैं एक और प्रिंट लिख रही हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, 20 इज ग्रेटर देन की जगह क्या कर देती हूँ, लेस देन 20 कर, लेस देन 10 कर देती हूँ। अब इस कोड को रन कर रही हूँ, तो अब देखो क्या हो रहा है, फ्लो को समझो प्रोग्राम के। आई नाम का वेरिएबल था, इसके अंदर 20 वैल्यू थी, ठीक है। अब हम आ गए अगली लाइन ऑफ कोड में।
अगली लाइन ऑफ कोड में क्या लिखा हुआ है? अगली लाइन ऑफ कोड में लिखा हुआ है इफ, अगली लाइन ऑफ कोड में लिखा है 20 इज लेस देन 10, ठीक है, इफ के अंदर। तो अब ये कंडीशन तो गलत हो गई ना, 20 10 से छोटा तो नहीं है। तो जैसे ही हमारी इफ कंडीशन अब क्या हो गई, यहाँ पे इफ कंडीशन हो गई फॉल्स। तो जैसे ही हमारी इफ कंडीशन फॉल्स हुई तो अब हम लोग इसके अंदर नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम क्या करें, इस इफ ब्लॉक के बाहर आ गए। जैसे ही हम लोग इस इफ ब्लॉक के बाहर आए तो इसके अंदर लिखा हुआ था कंडीशन इज फॉल्स, तो हमारा ये जो कंडीशन इज फॉल्स है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो जब भी कोई इफ कंडीशन आपका ट्रू होता है तभी आप इफ वाले ब्लॉक के अंदर जाते हैं, लेकिन अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप इस इफ ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे और बाहर में जो चीज लिखी थी प्रिंट कंडीशन इज फॉल्स, तो वो यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो ये कहलाता है इफ स्टेटमेंट। ऑलराइट, तो अब ये इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप डेवलप अ टेम्परेचर कन्वर्टर इन पाइथन फॉर अ कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लोग कुछ एसेंशियल कमोडिटीज रखते हैं, जैसे कि कुछ चीजें जो होती है कोल्ड स्टोरेज में हम लोग मिल्क मेड प्रोडक्ट्स रखते हैं, राइट, एक्सेट्रा। तो आपको एक कोल्ड स्टोरेज के लिए बेसिकली एक टेम्परेचर कन्वर्टर बनाना है, जो कि क्या करेगा, आपको यूजर से सबसे पहले इनपुट लेगा टेम्परेचर का। यूजर यहाँ पे इसको इनपुट देगा। अब अगर यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर टेम्परेचर जो है 15 डिग्री से कम होता है अगर टेम्परेचर, तो हमें ये बताना है यूजर को कि आपके लिए टेम्परेचर कन्वीनियंट नहीं है। अब अगर यूजर कुछ भी वैल्यू डालता है, टेम्परेचर अगर 24 से 28 के बीच है, इसका मतलब टेम्परेचर कन्वीनियंट है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे दो कंडीशन दे दी है। पहली कंडीशन में ये बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर 15 डिग्री से कम है तो इसका मतलब टेम्परेचर कन्वीनियंट नहीं है। अगर टेम्परेचर 24 से 28 के बीच है तो ही आपको ये प्रिंट करवाना है कि टेम्परेचर कन्वीनियंट है, ठीक है। तो दो कंडीशन दे दी है और दोनों में अगर 15 डिग्री, अगर 24 से 28, तो दो बार हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करेंगे अपने इस कोड के अंदर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज क्या करना है, यूजर से हमको इनपुट लेना है। यूजर यहाँ पे हमको टेम्परेचर डाल के देगा और जब भी हम लोगों को कोई इनपुट यूजर से लेना होता है तो हम क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन को लगाते हैं। अब टेम्परेचर कोई हो सकता है ऐसा डाल दे 24.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट हो सकती है, इसलिए हम लोग लगा रहे हैं फ्लोट। अब यूजर से इनपुट लेना है तो मैं यहाँ लगा रही हूँ इनपुट फंक्शन और यूजर को बोल रही हूँ कि अपना टेम्परेचर एंटर करिए, एंटर द टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको कंडीशन दी हुई है कि अगर टेम्परेचर 15 से कम है, 15 डिग्री से, तो आपको प्रिंट करवाना है कि टेम्परेचर कन्वीनियंट नहीं है। तो पहली कंडीशन हो गई इफ टेम्प अगर लेस देन 15 डिग्री आपका होता है तो आपको क्या प्रिंट करवाना है, टेम्परेचर इज नॉट कन्वीनियंट, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या बोला है, अगर टेम्परेचर 24 से 28 के बीच है तो देखो अभी भी मैं इस वाले इफ ब्लॉक के अंदर हूँ। अब मैं एक बार यहाँ पे साइड में प्रेस करी हूँ ताकि मैं अब अगला इफ ब्लॉक जो है वो स्टार्ट कर पाऊँ। तो अब दूसरा वाला इफ ब्लॉक जो रहेगा उसके अंदर मैं क्या लिखूंगी, इफ कंडीशन क्या है, 24 से 28 के बीच होना चाहिए। तो इफ टेम्परेचर वुड बी बिटवीन 24 से 28 डिग्री है, तो इस केस में हम लोग प्रिंट करवाएंगे क्या, टेम्परेचर इज कन्वीनियंट, ठीक है, कन्वीनियंट। तो देखो क्या किया है मैंने इस कोड में, सबसे पहली लाइन ऑफ कोड में मैंने ये लिखा है कि एंटर द टेम्परेचर, यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ये मैंने बनाया इफ ब्लॉक। अब देखो मेरे थोड़े कलर्स को ध्यान देना, इस वाले इफ ब्लॉक के अंदर ये जो मैं ब्लू कलर से लिख रही हूँ ये इफ ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है, राइट। और दूसरा वाला जो इफ ब्लॉक है इसको मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ और दूसरे वाले इफ ब्लॉक के अंदर में ग्रीन कलर से मैं मार्क कर रही हूँ प्रिंट लिखा हुआ है। तो इस केस में हमने दो इफ ब्लॉक बनाए हैं। पहला वाला इफ ब्लॉक पिंक कलर से दिखा रही हूँ मैं, जिसके अंदर में ये जो ब्लू कलर से दिखा रही हूँ ये लिखा है, और दूसरे वाले में रेड कलर से मैं यहाँ दिखा रही हूँ इफ ब्लॉक और इसके अंदर में ग्रीन कलर से यहाँ लिखा है टेम्परेचर इज कन्वीनियंट, ठीक है। दो हाँ कंडीशन थी इसलिए दो बार हमने यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज किया है। अब मैं इस कोड को रन करी हूँ, जैसे ही मैं रन कर रही हूँ तो मेरे को बोल रहा है एंटर द टेम्परेचर। तो मान लो मैं टेम्परेचर डाल देती हूँ 12 डिग्री, तो इस केस में क्या प्रिंट हो गया, टेम्परेचर इज नॉट कन्वीनियंट। तो हुआ क्या, सबसे पहले टेम्प नाम का वेरिएबल था, यूजर ने इनपुट दिया, इसके अंदर वैल्यू दे दी यूजर ने क्या 12।
अब हम गए इस वाले इफ ब्लॉक के अंदर। जैसे ही मैं इस इफ ब्लॉक के अंदर आई तो क्या हो गया, 12 इज लेस देन 15, यही हमारी इफ कंडीशन थी। ये कंडीशन सच है क्या? हाँ बिल्कुल सच है, 12 15 से छोटा होता है। तो ये वाली इफ कंडीशन क्या हो गई मेरी, ट्रू हो गई। जैसे ही ये इफ कंडीशन ट्रू हुई, हम इसके अंदर गए और इसके अंदर जैसे ही गए तो हमको लिखा हुआ मिला प्रिंट टेम्परेचर इज नॉट कन्वीनियंट। तो यहाँ पे टेम्परेचर इज नॉट कन्वीनियंट प्रिंट हो गया, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, इस कोड को मैं वापस से रन करती हूँ। अब मैं यहाँ पे टेम्परेचर मान लो डाल देती हूँ 26, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, सबसे पहले टेम्प के पास गए तो टेम्प के अंदर वैल्यू यूजर ने क्या दे दी, 26। फिर हम अगली लाइन ऑफ कोड में गए तो इसके अंदर क्या लिखा था, इफ टेम्परेचर इज लेस देन 15। तो अब टेम्परेचर की वैल्यू है 26 और यहाँ पे लिखा है क्या, इफ 26 इज 26 इज लेस देन 15। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये कंडीशन गलत है। 26 15 से बड़ा होता है, ना कि छोटा। अब ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ही आपकी ये इफ कंडीशन फॉल्स हुई तो आप इसके अंदर नहीं जाएंगे, इस इफ ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे। जैसे ही आप इस इफ ब्लॉक के बाहर आए, आपको मिल गई दूसरी इफ कंडीशन। तो अब आप इसके पास जाके देखें। अब इस वाले के अंदर क्या लिखा था, इफ 24 इज लेस देन, टेम्परेचर की वैल्यू थी 26 और लेस देन 28। क्या ये कंडीशन सही है? हाँ जी, डेफिनेटली 26 24 और 28 के बीच ही आता है, ये कंडीशन हो गई ट्रू। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई तो अब हम इसके अंदर गए, इस इफ ब्लॉक के अंदर, और जैसे ही इसके अंदर गए तो प्रिंट टेम्परेचर इज कन्वीनियंट लिखा था, टेम्परेचर इज कन्वीनियंट यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये था पूरा का पूरा प्रोग्राम का फ्लो। तो मुझे उम्मीद है इफ स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड। इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग बेसिकली सॉल्व करते हैं कि एक इंसान है हमारे देश में, हमको पता है कि अगर आप 18 साल से बड़े होते हैं तो ही आपको वोटिंग का अधिकार होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो मैं कितनी बार इफ लिखूंगी, इफ कंडीशन में अगर आपने लिख दिया कि 18 साल से बड़े हो तो वोटिंग का अधिकार है, अगर 18 साल से नहीं हो तो क्या, तो एल्स। तो एल्स में क्या होता है ना, आपको कोई भी कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एल्स क्यों आया, अगर जैसे मान लो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, मैंने एक बार इफ लिखा, फिर दूसरी बार इफ लिख रही हूँ तो भी मेरे को कंडीशन लिखना पड़ रहा है। एल्स में क्या होता है, जो चीज इफ में, अगर इफ में 18 साल से बड़े हो तो कंडीशन ठीक है, अगर नहीं हो तो क्या, तो एल्स लिख दो और एल्स के बाद आपको अलग से कंडीशन मेंशन नहीं करना पड़ता, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले यूजर से तो इनपुट लेना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी एज क्या है। तो हम लोग एज का इनपुट कैसे लेंगे, इंटीजर में कोई एज डालता है अपनी, मेरी एज 28 साल है, 22 साल है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे यूजर से इनपुट लेंगे और बोलेंगे कि भाई आप अपनी एज एंटर करिए। जैसे यूजर अपनी एज को एंटर करेगा, अगर वो 18 साल से बड़ा होगा, तो अगर मतलब इफ एज जो है ग्रेटर देन 18 आपकी होती है, तो आपको प्रिंट करवाना है यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो क्या, तो अब देखो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एल्स लिख के कोलन लगा दूंगी। यहाँ पे मेरे को अलग से कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे इफ लिखा, इसके बाद कंडीशन लिखा, फिर कोलन लगाया। लेकिन एल्स में क्या होगा, आप डायरेक्ट एल्स लिख के कोलन लगा देंगे, जो चीज अगर नहीं हुई इफ के अंदर वो आ जाएगी एल्स के अंदर। और एल्स में हम लोग प्रिंट करा देंगे यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। मैं रन कर रही हूँ कोड। अब सबसे पहले लेट सपोज मान लो कि मैं यहाँ डाल देती हूँ एज है मेरी मान लो 10 साल। तो क्या प्रिंट हो गया कि आप एलिजिबल नहीं है वोट देने के लिए। तो इस केस में प्रोग्राम का फ्लो कैसा था, एज था, एज के अंदर वैल्यू हमने डाल दी लेट सपोज 10। हम गए इस वाले इफ के पास, तो इस इफ के पास लिखा हुआ था इफ एज की वैल्यू थी 10, 10 इज ग्रेटर देन 18। तो क्या ये सही है? ये गलत है, 10 18 से बड़ा नहीं है, छोटा है। ये वाली इफ कंडीशन हो गई फॉल्स। तो हम आ गए यहाँ पे एल्स के पास। जैसे ही हम एल्स के पास आए, यहाँ पे आ गया प्रिंट हो गया यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अब मैं इसी कोड को अगर वापस से रन करती हूँ और अब मैं एज डाल देती हूँ मान लो 32, तो अब यहाँ पे आ जाएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ये वाली इफ कंडीशन के पास गए, 32 इज ग्रेटर देन, ये कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई, आप इफ के अंदर आए और इफ के अंदर क्या लिखा था, यू आर एलिजिबल टू वोट। तो इस तरीके से काम करता है इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है।
अब यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू आर टास्क्ड विद डेवलपिंग अ पाइथन प्रोग्राम टू मैनेज एम्प्लॉयज सैलरी फॉर अ कंपनी। तो आपको एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो कि एम्प्लॉयज की सैलरी को मैनेज कर पाए। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, योर प्रोग्राम शुड कैलकुलेट द नेट सैलरी बेस्ड ऑन देयर बेस सैलरी डिडक्शंस एंड बोनसेस। देखो कभी भी किसी को सैलरी मिलती है तो जितना सीटीसी होता है उतना नहीं मिलता है, राइट, कटवट के मिलता है। तो सबसे पहले जो सैलरी होती है तो सबसे पहले आपको एक बेस सैलरी मिलती है, उसके बाद आपके कुछ टैक्सेस होते हैं, इनकम टैक्स या जो भी XYZ टैक्सेस होते हैं वो डिडक्ट होता है। और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको बोनस मिलता है जो कि आपकी सैलरी में प्लस होता है। तो इस तरीके से कट के छट के जुड़ के जो आपको फाइनल सैलरी मिलती है इसको हम लोग बोलते हैं नेट सैलरी, राइट। तो इस केस में आपके पास में आपको नेट सैलरी निकालना है। तो अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय है जो कि 5 साल से जिसको ज़्यादा हो गया कंपनी में काम करते हुए, तो उसको 8% का बोनस मिलेगा उसकी बेस सैलरी से। और जो टैक्सेस कटेंगे वो हर किसी के लिए टैक्सेस जो है वो 12% कटेंगे। तो अब आपको क्या करना है, फाइनल सैलरी जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूजर से सबसे पहले आपको बेस सैलरी जो है वो इनपुट लेना है। और आपको ये यूजर से पूछना है कि भाई तुम कितने साल से इस कंपनी में काम कर रहे हो। अगर यूजर बोलता है मैं 3 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। जो 5 साल से जिसको ज्यादा हो गया उसी को बस बोनस मिलेगा। अब एक चीज और है कि अब चाहे आप 3 साल से काम कर रहे हो या 5 साल से, 12% टैक्स तो हर किसी का कटेगा ही। तो हर एक एम्प्लॉय के लिए आपको नेट सैलरी जो है वो निकालना है, राइट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको ये सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे ये किया जाना चाहिए कि यूजर से हमको क्या क्या चाहिए। यूजर से सबसे पहले हमको बेस सैलरी चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए, हमको कितने साल वो काम किया है कंपनी में ये जानना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रही हूँ बेस सैलरी नाम से। और ये जो बेस सैलरी है अब कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट में ले लेते हैं। इनपुट लगाएंगे क्योंकि यूजर से इनपुट चाहिए, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर बेस सैलरी, ठीक है। अब एक चीज और यूजर से पूछना है, वो क्या, कि वो कितने साल से इस कंपनी में काम कर रहा है। तो ईयर्स ऑफ सर्विस इक्वल्स टू, अब कितने साल है तो ऑब्वियसली वो इंटीजर वैल्यू ही डालेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इंट इनपुट, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। ये दो चीजें हमने इनपुट ले ली। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन क्या आई है, अगर किसी का 5 साल से ज्यादा है तो ही उसको बोनस देंगे, राइट। तो अब पहली कंडीशन हम लोगों को ये लगाना पड़ेगा, इफ ईयर्स ऑफ सर्विस, ईयर्स ऑफ सर्विस, ये जो वेरिएबल हमने बनाया है ये अगर ग्रेटर देन होता है 5 से तो आपको बोनस मिलेगा। तो बोनस जब मिलेगा तो क्या कैसे मिलेगा, तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बना रही हूँ टोटल सैलरी नाम से। अब बोनस है तो सैलरी में तो ये प्लस होना चाहिए, तो सैलरी जो हमारी बेस सैलरी है वो बेस सैलरी प्लस, अब क्या होगा यहाँ पे, बेस सैलरी, बेस सैलरी तो रहेगी, जैसे मान लो 10,000 रुपए बेस सैलरी और वो 5 साल से ज्यादा से काम कर रहा है, तो अब उसको बोनस मिलेगा। बोनस कितना मिलेगा, तो जो भी उसकी बेस सैलरी है उसका 8% उसको बोनस भी मिलेगा, तो 10,000 रुपए, ठीक है, प्लस 8% ऑफ 10,000 जो है इसका बोनस है, ठीक है। अब बोनस तो मिल गया लेकिन टैक्स भी तो डिडक्ट होगा, तो -12% का जो टैक्स है जो उसकी सैलरी में लग रहा है वो यहाँ पे डिडक्ट होगा। तो बेस सैलरी जुड़ेगी। अब इसमें बोनस जोड़ना है, तो बोनस कितना है, तो बोनस है यहाँ पे प्लस 0.08 इंटू बेस सैलरी, ये हो गया बोनस प्लस। अब माइनस क्या करना है, माइनस करना है जो भी अमाउंट डिडक्ट होगा, तो 12% का टैक्स डिडक्शन है, तो 12% मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो 0.12 इंटू बेस सैलरी, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे बना दिए इस कंडीशन के लिए। अब यहाँ पे प्रिंट भी करवा देते हैं, एक लाइन प्रिंट, यू विल गेट नेट सैलरी, और यहाँ पे हम लोग कॉमा लगा के जो वेरिएबल है हमारा टोटल सैलरी वाला इसको यहाँ पे पास कर देते हैं, टोटल
सैलरी। ठीक है, ये तो हो गई पहली इफ कंडीशन। लेकिन अगर मान लो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा नहीं है तो क्या हो गया, तो हो जाएगा एल्स। अब जब एल्स हो जाएगा तो उसको बोनस तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि 5 साल नहीं है तो बोनस कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं नेट सैलरी नाम से, और इसके अंदर क्या क्या जुड़ेगा, इसके अंदर जुड़ेगा बेस सैलरी और माइनस हो जाएगा क्या, डिडक्शन, क्योंकि जो टैक्स कट रहा है। तो 0.12 इंटू बेस सैलरी। ठीक है, और एक लाइन और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट योर यू विल गेट, या फिर ये लिखा देते हैं योर नेट सैलरी इज, और यहाँ पे कॉमा लगा के लिख देते हैं हमारा नेट सैलरी नाम से जो वेरिएबल है इसको पास करा देते हैं। अब रन करते हैं। तो देखो प्रोग्राम का फ्लो समझना, मैं थोड़ा धीरे धीरे समझाऊंगी इसको। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एंटर योर सैलरी। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, इस लाइन में है कोड के, मैं जिस कलर से मार्क कर रही हूँ थोड़ा ध्यान देना, पिंक कलर से। बेस सैलरी हमसे पूछ रहा है कि बेस सैलरी यहाँ पे डालो, तो हम डाल देते हैं कि भाई हमारा बेस सैलरी जो है वो है मान लो 50,000 रुपए। अब आ गए हम लोग कहाँ, दूसरी लाइन ऑफ कोड में। अब पूछ रहा है ईयर्स ऑफ सर्विस, तो पहले मैं डाल देती हूँ कि मान लो ये जो एम्प्लॉय है इसको एक्सपीरियंस है मान लो 3 साल का, तो मैंने डाल दिया 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभी यहाँ पे एरर आ गया है। ओके, एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे सैलरी में ए मिसिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए एरर आ गया था। स्पेलिंग सुधार ली, फिर से डाल देते हैं भाई 50,000 बेस सैलरी है और 3 साल का एक्सपीरियंस है, बताओ नेट सैलरी कितनी मिलनी चाहिए। तो ये कैलकुलेट करके दे दिया 44,000। तो देखो सबसे पहला जो वेरिएबल बना था बेस सैलरी वाला, इसके अंदर वैल्यू आपने डाल दी 50,000, ईयर्स ऑफ सर्विस आपने डाल दिया 3। अब हम आए इस वाली इफ कंडीशन के पास। अब इस वाली कंडीशन में ईयर्स ऑफ सर्विस 3 इज ग्रेटर देन 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई हम इसके अंदर नहीं गए, हम तुरंत आ गए कहाँ पे, एल्स के पास। जैसे ही हम एल्स के पास आए तो हमारी नेट सैलरी, बेस सैलरी कितनी थी आपकी, 50,000 रुपए, माइनस 0.12 इंटू आप 50,000 जैसे ही आप करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रिंट होके दिखा दिया कि आपकी जो बेस सैलरी बनी है 50,000, तो आपकी बेस सैलरी थी, 12% टैक्स कट गया तो अब आपकी सैलरी आ गई है 44,000। तो ये था आपके प्रोग्राम का फ्लो। अब मान लेते हैं इस कोड को फिर से मैं एक बार रन करती हूँ। अब मान लो आप डाल देते हैं कि बेस सैलरी अभी भी है मान लो हमारी 50,000 रुपए। अब हमारा जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो 6 साल का है, तो अब क्या होगा, अब इस केस में क्या हुआ देखो, हम इस वाली इफ कंडीशन के पास आए, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 6 था, 6 क्या 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये वाली इफ कंडीशन हो गई ट्रू। जैसे ही इफ कंडीशन ट्रू हुई तो अब यहाँ पे टोटल सैलरी में बेस सैलरी तो 50,000 आपका जुड़ा, प्लस 0.08% ऑफ 50,000 जुड़ा, प्लस अब सॉरी माइनस यहाँ पे हो गया क्या आपका 12% का टैक्स रिडक्शन। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई और अब देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, यू विल गेट नेट सैलरी, और अब आपकी नेट सैलरी हो गई कितनी, 48,000। तो ये था आपका प्रोग्राम, इस तरीके से आपको ये यहाँ पे उसको फॉलो करना था, राइट। क्लियर है ये कोड आपको अभी। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, इफ एलिफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है, राइट। तो अब इफ स्टेटमेंट मैंने करवा दिया आपको, इफ एल्स समझा दिया। अब थर्ड जो फाइनल होता है इफ एलिफ एल्स, इसके बारे में समझते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर से आपको पूछना है, यूजर क्या करेगा, सिटी डालेगा। जैसे यूजर ने लेट्स सपोज डाल दिया पुणे, तो पुणे में ऐसी कौन सी सबसे फेमस जगह है, तो पुणे में सबसे फेमस जगह है शनिवार वाड़ा। तो आपको प्रिंट करवाना है कि द डेस्टिनेशन या जो फेमस मॉन्यूमेंट है उस जगह का वो है शनिवार वाड़ा। अब मान लो यूजर ने लेट्स सपोज डाल दिया चेन्नई, ठीक है, तो आपको प्रिंट करवाना है मरीना बीच। अब यूजर ने लेट्स सपोज डाल दिया, इसके अंदर कोई वैल्यू जैसे नहीं दी है, जैसे यहाँ पे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, पुणे दिया है, ठीक है। अब मान लो कोई एक यूजर है, वो लेट्स सपोज कोई और सिटी डाल देता है, जैसे मान लो यहाँ पे दिल्ली नहीं दिया है, तो दिल्ली में लेट्स सपोज वो डाल देता है राष्ट्रपति भवन। तो अब यहाँ तो दिल्ली था नहीं, तो उस केस में आपको क्या करा देना है, प्रिंट नो रिकॉर्ड फाउंड। तो अब यहाँ पे देखो कंडीशंस बहुत सारी है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, पुणे। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इफ कंडीशन में मुंबई, अगर मुंबई नहीं है तो एलिफ लगा देंगे कोलकाता, अब कोलकाता भी नहीं है तो एलिफ लगा देंगे चेन्नई, अब चेन्नई भी नहीं है तो एलिफ लगा देंगे बैंगलोर, बैंगलोर भी नहीं है तो एलिफ लगा देंगे पुणे, और पुणे भी नहीं है तो लास्ट में हम फाइनल लगा देंगे एल्स।
तो इफ एलिफ एल्स, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन दी हो तो आप इफ लगाइए, एलिफ लगाइए और इस तरीके से सॉल्व करिए। तो अब सबसे पहले हम लोग यूजर से क्या लेंगे, इनपुट लेंगे कि भाई तुम जगह डालो, कौन सी जगह तुम डालना चाहते हो। तो अब यहाँ पे ए नाम से मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूजर से इनपुट ले रही हूँ और यूजर से मैं पूछ रही हूँ अब इनपुट कैसा होगा, इनपुट यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का होगा, इसलिए हम सिर्फ इनपुट लिख रहे हैं। अब मैं यूजर को बोल रही हूँ कि भाई सिटी एंटर कर दो, एंटर द सिटी। अब मान लो अगर इफ यूजर ए अगर इक्वल इक्वल है, मतलब मुंबई अगर यूजर डालता है, मुंबई अगर इफ सिटी जो यूजर डाल रहा है वो मुंबई है, मुंबई है, तो हम क्या प्रिंट कराएंगे कि मुंबई का फेमस प्लेस क्या है घूमने लायक, द फेमस मॉन्यूमेंट इज, मुंबई का फेमस जगह क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं गेट वे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। अब मान लो यूजर अगर डालता है इफ ए, अब यहाँ पे इफ वापस से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट एलिफ कंडीशन लगा सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं कि एलिफ अगर ए की वैल्यू यूजर डाल देता है कोलकाता, कोलकाता, तो कोलकाता की फेमस जगह क्या है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे द फेमस मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट ऑफ कोलकाता इज विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल। तो यहाँ पे आप इसी काम को आपको बार बार देखो, इफ एल्स इफ एल्स ना लिखना पड़े इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं एलिफ कंडीशन लगा के। अब यही वाली एलिफ कंडीशन को मैं कॉपी कर रही हूँ, आप लोग प्रिंट कर खुद से लिखना, ज़्यादा यहाँ पे मेरे को टाइप करने पे टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ। तो कोलकाता हो गया, अगला वाला क्या दिया था, कोलकाता के बाद चेन्नई दिया था, तो चेन्नई में डाल देती हूँ। और चेन्नई का फेमस क्या है यहाँ पे मॉन्यूमेंट, लेट्स सपोज मान लो तो यहाँ पे उसकी फेमस प्लेस है मरीना बीच। ठीक है, ये कोई मॉन्यूमेंट नहीं है, बीच है। अब उसके बाद बैंगलोर दिया हुआ है तो मैं डाल देती हूँ बैंगलोर। बैंगलोर में सबसे फेमस क्या है लेट्स सपोज, तो यहाँ पे दिया हुआ है बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, अब उसके बाद एक बार और हम लोग इसको प्रिंट करा देते हैं एलिफ अगर मान लो पुणे है, पुणे दिया है तो पुणे का सबसे फेमस जगह है लेट्स से शनिवार वाड़ा, शनिवार वाड़ा। ठीक है, और ये जो जगह है इसको भी चेंज करना पड़ेगा, द फेमस मॉन्यूमेंट इज लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब मान लो कोई अलग सलग कुछ डाल देता है तो इसके लिए हम लोग लगा देते हैं एल्स कंडीशन और यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, मैं रन कर रही हूँ इसको, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ एरर दिखा रहा है, अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पे कहीं पे कोलन हमारा मिसिंग दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे हर जगह हमारा कोलन मिसिंग है, कोलन लगा देते हैं और इसके बाद इसको प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे कोलन आएगा और इसको ठीक कर देते हैं, कोलन हमारा मिसिंग था इसलिए एरर आ रहा था। जब भी कोई कंडीशन आप लिखो इफ एलिफ या कुछ भी, तो आपको वहाँ पे कोलन लगाना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। तो अब मेरे से पूछ रहा है एंटर द सिटी, तो मान लो मैं यहाँ पे सिटी डाल रही हूँ चेन्नई और मैं इसको एंटर कर रही हूँ। जैसे ही मैंने चेन्नई एंटर किया द फेमस मॉन्यूमेंट इज मरीना ब्रिज प्रिंट हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे ए नाम से मैंने इनपुट लिया, ए के अंदर वैल्यू मैंने क्या दे दी है, यूजर ने दिया चेन्नई। सबसे पहले हम इस इफ कंडीशन के पास गए और देखे ए इक्वल इक्वल क्या था, मुंबई लिखा था, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, चेन्नई मुंबई के बराबर नहीं है। फिर एलिफ के पास गए तो ए इक्वल इक्वल चेन्नई इक्वल इक्वल कोलकाता लिखा था, तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग्स हमारी मैच नहीं कर पाई। अब तीसरे के पास आए तो यहाँ पे लिखा हुआ था चेन्नई इज इक्वल इक्वल चेन्नई, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे प्रिंट हो गया द फेमस मॉन्यूमेंट इज मरीना बीच। ठीक है, अब मान लो मैं कोई इस कोड को फिर से रन करती हूँ और मैं अब डाल देती हूँ दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली तो यहाँ पे था ही नहीं, तो देखो आ गया नो रिकॉर्ड फाउंड। तो आप इस इफ के पास गए, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो बचा क्या, एल्स। एल्स के पास आप जैसे ही गए वो प्रिंट करा दिया नो रिकॉर्ड फाउंड। तो इस तरीके से काम करता है इफ एलिफ एल्स कंडीशन। तो मुझे उम्मीद है इफ एलिफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स,
इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है ये आपको क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड अगर और क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे बताइएगा, एक मैं और क्लास ले लूँगी जहाँ पे ये सारे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करवा दूँगी, राइट? तो ये चीज़ थी आज की क्लास में जहाँ पे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझा। अब मैं 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूँ। वो मुझे बताइएगा कि वो क्वेश्चन आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि उसका क्या सही आंसर है, राइट? सो आई एम गिविंग यू 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हियर। तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस इफ नो कंडीशन इन एन इफ एलिफ एल्स ब्लॉक इज़ ट्रू? तो क्या सही ऑप्शन होना चाहिए? प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा या फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा उस स्टेटमेंट को जो एल्स के अंदर है, या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा अंडर द इफ स्टेटमेंट। ऑप्शन डी है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक अंडर द एलिफ स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसका सही आंसर है, ताकि मुझे भी पता चले आपको क्लास समझ आ रही है नहीं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा करेक्ट सिंटेक्स है इफ स्टेटमेंट का। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है मुझे बताइएगा कि क्या आपने आज की क्लास में समझा है इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके। और आज की क्लास में हमारा जो डेटा क्यूरियस माइंड्स है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये रीसेंट का एग्जाम्पल है। जोमैटो एक ऐसी कंपनी जिसने सबसे पहले इंडिया का फर्स्ट क्राउड सपोर्टेड वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च किया है। और ये बेसिकली एक एआई डेटा साइंस बेस्ड क्राउड इंफ्रास्ट्रक्चर वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है। तो जिसपे कंपनी के जो फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल, उन्होंने ट्वीट भी किया है और उन्होंने ये बेसिकली बताया कि इंडिया का फर्स्ट क्राउड सपोर्टर सिस्टम हमने बनाया है, जो कि पहले से ये प्रिडिक्ट करके इन्फॉर्म करके हमको रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे पाए कि कब टेम्परेचर कैसा रहेगा, रेन, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। क्योंकि देखो जो ज़ोमैटो जैसी कंपनी है इसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। बड़े-बड़े क्लाउड किचन आजकल इतने बड़े-बड़े बिज़नेसेस हैं। अगर मान लो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो आपको पता है कि किस तरीके का खाना जो है आप टेम्परेचर क्या मेंटेन करेंगे। अगर रेन है तो किस तरीके का खाना आप बेसिकली रेस्टोरेंट सर्व करेंगे। और ज़ोमैटो पे डिलीवरी पर्सन भी होते हैं, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना वेदर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज़ोमैटो जैसी कंपनीज़ के लिए। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फर्स्ट इंडिया का ऐसा वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो कि इन्होंने एक प्रोप्राइटरी नेटवर्क था 650 प्लस ग्राउंड वेदर स्टेशंस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि पहली बार ऐसा किसी कंपनी ने किया है, इन्होंने बनाया है। इसको ज़ोमैटो ने बनाया है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, कब रेनफॉल होगा, विंड स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, ऐसे पूरी चीज़ों को, पूरा डेटा को यहाँ पे कलेक्ट किया गया है और ये 45 लार्ज सिटीज़ के अंदर अवेलेबल है। अब इतना जो ज़ोमैटो के खुद फाउंडर का ये ट्वीट है जो कहते हैं कि ये जो रिच डेटा है, ये होल्ड करता है वैल्यू, इसके थ्रू हम लोग बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट किया है ज़ोमैटो ने आईआईटी दिल्ली के साथ में, और ये इस तरीके से ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी को। और ये चीज़ इन्होंने सिर्फ अपने तक लिमिट नहीं रखी है, और भी कंपनीज़ इसका एक्सेस यूज़ करके इसको यूज़ कर पाएगी। तो ज़ोमैटो ने ये जो बड़ा-सा बनाया हुआ है नेटवर्क का, तो इन्होंने कहा है कि हम इतना बड़ा जो डेटा है, अब आप सोचो जब हम कोई भी वेदर का प्रेडिक्शन करते हैं तो उसके लिए कितना बड़ा डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से ज़ोमैटो ने ये मॉडल डेवलप किया है और इसको इन्होंने मोनेटाइज़ नहीं किया है, ये फ्री में अवेलेबल है ताकि मल्टीपल कंपनीज़ इसको यूज़ कर पाएँ। क्योंकि डेटा ना हर कंपनी के लिए ये वेदर के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? क्यों इम्पोर्टेंट है? ज़ोमैटो एक खाने खाने को डिलीवर करने वाली एक एग्रीगेटर कंपनी है। लॉजिस्टिक्स के लिए सोचो ये कितनी बड़ी बात है। अगर कोई चीज़ मुंबई से, मान लो आपके छोटे शहर, जैसे मान लेते हैं पटना का कोई शहर है या बिहार का कोई शहर आ रहा है, तो लॉजिस्टिक्स कितना डिपेंड करता है वेदर पे। अगर मान लो मानसून चल रहा है, हवाएँ अच्छी नहीं है, तो ये पहले से आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा है वेदर प्रेडिक्शन। तो ज़ोमैटो ने सिर्फ़ अपने तक ये लिमिट नहीं रखा है। ये जो डेटा के थ्रू इन्होंने डेवलप किया है और इन्होंने खुद लिखा है द रिच डेटा। अब आप समझ सकते हैं कि इसको बनाने के लिए ज़ोमैटो की कितनी बड़ी एक डेटा साइंटिस्ट की टीम जो होगी जो इस पे काम की होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें ज़ोमैटो का एआई पे जो काम चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ वर्क चल रहा है। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम को बनाने के लिए आपका डेटा कलेक्शन, डेटा कितने मुश्किल से यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया होगा डेटा साइंटिस्ट ने। कलेक्ट करने के बाद उसको प्री प्रोसेस करने के बाद उससे ईडीए करना, उससे विजुअलाइज़ेशन निकालना, उसके बाद यहाँ पे मशीन लर्निंग मॉडल को डेवलप किया होगा, तब जाके आपको एक सही इन्फॉर्मेशन वेदर का ये जो मॉडल है वो दे पा रहा है। तो हाल-फिलहाल में एआई प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ज़ोमैटो और ब्लिंकिट, जिस पे एक नए-नए एआई प्रोडक्ट डेवलपमेंट हेड उन्होंने हायर किया है।
तो एक लार्ज पार्ट जो है कस्टमर कम्युनिकेशन का, चाहे वो ज़ोमैटो हो, चाहे वो ब्लिंकिट हो, इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है ज़ोमैटो, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एक डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, ये सारे जॉब रोल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं, हाल-फिलहाल में ज़ोमैटो जैसी कंपनी हो, जो कि इंडिया का एक बहुत उभरता हुआ स्टार्टअप है, तो वो लोग जब इतना इन डेप्थ में इस तरीके की चीज़ें बना सकते हैं और डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट का आप रोल देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा। अब ज़ोमैटो तो सिर्फ़ एक खाना बाँटने वाली कंपनी है ना, तो उसको इतनी डेटा साइंटिस्ट की टीम लगा के उसने एक वेदर स्टेशन जो है वो डेवलप कर दिया, राइट? क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके का वर्क आगे भी इसी तरीके से होता जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ डेटा क्यूरियस माइंड। लेकिन आप लोग को जो होमवर्क जो मैंने दिया है 2 क्वेश्चन, मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो क्वेश्चन आप लोगों से बना या नहीं बना। एक और चीज़ जो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के डाउट ज़रूर लूँगी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, बीएससी मैथ्स कर रहा हूँ बीएससी मैथ्स कर रहा हूँ, एमएससी डेटा साइंस करूँ या डिप्लोमा करूँ इन डेटा साइंस, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो देखिए, आपका ना जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, आप बीएससी कर रहे हो, आप एमएससी कर रहे हो, ठीक है, इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आपकी डिग्री से। आपसे बहुत लोग ऐसे भी होते हैं यहाँ पे, जो सोचते हैं कि मैं एक डेटा साइंस की डिग्री कर लेता हूँ 2 साल के लिए, तो 15 लाख, 10-10 लाख तक की लोग डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद भी स्ट्रगल करते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है। तो आजकल डिग्री का ज़माना नहीं है, डिग्री से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका स्किल्स है। तो चाहे आप डिप्लोमा करो डेटा साइंस में या डिग्री कर लो डेटा साइंस में, आप एट लास्ट जाओगे जॉब करने के लिए, वहाँ पे आपको पूछा जाएगा स्किल्स। तो अगर आप बीएससी भी कर लेते हो ना, तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप डिग्री करो या आप डिप्लोमा करो। आप स्किल्स सीखो, आपके पास ग्रेजुएशन ऑलरेडी हो चुका है। ग्रेजुएशन के बाद आप अच्छे से स्किल्स सीखिए, एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स पे काम करिए, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग बहुत बढ़िया से सीखो, जिसके पास में स्किल्स है, फिर चाहे आपने बीएससी किया हो, बीबीए किया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको लेने के लिए एम्प्लॉयर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अच्छा टैलेंट की कमी है, कॉम्पिटिशन हमको लगता है बहुत ज़्यादा है, तो सही बात है, लेकिन जो अच्छे लेवल पे कॉम्पिटिशन है ना, वो कम है क्योंकि वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो आपको कोई भी डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है, इस भ्रम को दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं अगर कोई डिग्री कर लूँगा या डिप्लोमा कर लूँगा, तो मेरे को डेटा साइंस में जॉब मिलेगा। डेटा साइंस में जॉब आपको तब भी मिल जाएगा जब आपने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन आपको स्किल्स आता है। तो आप स्किल्स सीखने पे ध्यान दीजिए। ऐसा कोई चीज़ आप सर्च कर सकते हैं जो हाँ, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स जहाँ पे आप स्किल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से सीख पाएँ। तो डिग्री का लोड मत लीजिए, स्किल्स का लोड लीजिए, प्रोजेक्ट्स पे अच्छे काम करिए, डेफिनिटली यू विल लैंड इन अ वेरी गुड जॉब, राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज़ डेटा क्यूरियस माइंड। और इसके अलावा मुझे बताइएगा, जो मैंने आपसे क्लास की स्टार्टिंग में पूछा, अगर जानना हो कि कहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो कनेक्ट हो जाइएगा द iskill.founders, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, जहाँ पे आप मेरे साथ, निशान भैया, हम दोनों भाई-बहन के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ आप इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा कंपनी ऑफिशियल द iskill, यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। और स्टे क्यूरियस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, नोट्स जो है ना वो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे। नोट्स अवेलेबल है द iSkill के फ्री डेटा साइंस कोर्स के अंदर। और साथ ही कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का 7880113112, इस पे भी आप डायरेक्टली हमारे साथ रीच आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।